नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मन चांसलर से मिलेंगे। दोनों नेता भाषण जाएंगे। अहमदाबाद के काइट फेस्टिवल में भी होंगे शामिल। भारत आज सैटेलाइट लॉन्च कर रचा अंतरिक्ष में इतिहास। आपको बता दें, इसरो ने श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्चिंग किया। अन्वेषा सैटेलाइट 600 किलोमीटर ऊपर से खींच सकता है बारीक तस्वीर। लोकसभा की कमेटी के सामने पेश होंगे जस्टिस यशवंत वर्मा। केस कांड मामले में अपनी सफाई देंगे जस्टिस वर्मा। सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस दिखाएगी ताकत। मिशन 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस की बड़ी तैयारी। कांग्रेस खोलेगी 100 दिन का प्लान। करूर भगदड़ मामले में अभिनेता विजय आज दिल्ली में सीबीआई के सामने होंगे पेश। पिछले साल 27 सितंबर को एक राजनीतिक रैली में हुई थी भगदड़। दिल्ली में ठंड का कहर जारी। 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। 3 डिग्री तक गिरा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां सीएम साय का बालोद दौरा। आज स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम में होंगे शामिल। विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राष्ट्रीय रोवर रेंज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री साय। शाम 4:30 बजे रायपुर लौटेंगे सीएम साय। शाम 7 बजे युवा रत्न सम्मान समारोह में होंगे शामिल। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बालोद का अहम दौरा। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। शाम 4:30 बजे रायपुर लौटेंगे और शाम 7 बजे युवा रत्न सम्मान समारोह में शामिल होंगे। तो विष्णुदेव साय आज बालोद दौरे पर रहेंगे। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर करेंगे पुष्पांजलि। दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम में होंगे शामिल। विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झाबुआ से है, जहां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और संवेदनशील मामला सामने आया है। पुलिस विभाग में पदस्थ कांस्टेबल मंगलेश पाटीदार पर अपने ही पड़ोस में रहने वाली 7 वर्षीय बालिका के साथ दरिंदगी करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल है। घटना के बाद पीड़ित बालिका के परिजन तत्काल कोतवाली थाना पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, परिजनों की शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को मेडिकल व अन्य आवश्यक प्रक्रिया के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच की जा रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जिस व्यक्ति पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही इस तरह का कृत्य करे तो ये समाज के लिए बेहद चिंताजनक है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां यूपी में अब रजिस्ट्री कराना होगा और भी पारदर्शी। रजिस्ट्री में पारदर्शी व डिजिटल व्यवस्था का नया आदेश जारी किया गया है। 20,000 से अधिक की रजिस्ट्री फीस का भुगतान ऑनलाइन होगा। तो यह अहम कदम माना जा रहा है। 12 जनवरी 2026 से पूरे प्रदेश में नया आदेश प्रभावी। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठकों एवं शासन के आदेश जारी। डिजिटल इंडिया को मिलेगी मजबूती। सभी उप निबंधक कार्यालयों में ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था। तो लखनऊ से अहम खबर, यूपी में अब रजिस्ट्री कराना होगा और भी पारदर्शी। रजिस्ट्री में पारदर्शी हुआ डिजिटल व्यवस्था का नया आदेश जारी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, जहां सीएम योगी आज करेंगे विभिन्न बैठकें। आपको बता दें, सूचना विभाग की बैठक के बाद विभागीय बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 5:30 बजे होगी विभागीय बैठक। दिल्ली में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन के बाद बैठक आयोजित होगी। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव को लेकर करेंगे बैठक। शाम 6:30 बजे लोक निर्माण विभाग की करेंगे बैठक। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक आयोजित होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक। शाम 6:30 बजे लोक निर्माण विभाग में होगी बैठक। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर होगी सभी बैठकें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अहम खबर, जहां माघ मेले में भीष्म जयंती पर संकल्प। गंगा रक्षा का लिया गया संकल्प। गंगा पुत्र भीष्म की जयंती पर संकल्प गंगा रक्षा संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। जयंती गंगा केवल नदी न होकर भारतीय संस्कृति का प्राण है। तो गंगा पुत्र भीष्म की जयंती पर लिया गया भीष्म संकल्प। गंगा रक्षा संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई जयंती।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लालगंज थाना पुलिस ने गिरोह के सरगना प्रयागराज निवासी सुनील गौड़ को गिरफ्तार कर विद्युत उपकरण चोरी की 3 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी की कब्जे से पुलिस ने 12 लीटर ट्रांसफार्मर का तेल, तांबे के विद्युत उपकरण, चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार, नंबर प्लेट व एक 4 पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सरगना ने पूछताछ में कबूल किया है कि गिरोह व्हाट्सएप कॉल के जरिए संगठित होकर ट्रांसफार्मर व एबीसी केबल आदि की चोरी करता था। गिरोह वारदात के दौरान गाड़ी की नंबर प्लेट बदलता रहता था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बांदा में सड़कों पर स्पीड से चलना पड़ेगा भारी। आपको बता दें, आप रफ्तार के शौकीनों पर कसेगी नकेल, स्पीड गन करेगी गाड़ियों का चालान। स्पीड गन करेगी गाड़ियों का चालान। आरटीओ से दिए गए 2 इंटरसेप्टर वाहन। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हुआ चालान। ओवर स्पीड चल रहे 10 वाहनों का हुआ चालान। स्पीड गन स्पीड वाहनों का करेगा चालान। एक्सप्रेसवे पर 65 वाहनों को किया गया है चेक। ओवर स्पीड पर 10 वाहनों का चालान किया गया।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से इसरो का PSLV C62 मिशन। तो ये मिशन फेल हुआ। इसरो की साल की पहली लॉन्चिंग फेल हुई है। 15 सैटेलाइट ले जा रहा PSLV रॉकेट भटका है। PSLV रॉकेट तीसरी स्टेज में रास्ते से भटका। 15 सैटेलाइट ले जा रहा PSLV रॉकेट भटका है। PSLV रॉकेट तीसरी स्टेज में रास्ते से भटका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही। श्री हरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था। ये सुबह 10:18 पर लॉन्च हुआ था ये सैटेलाइट। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। इसरो का PSLV C62 मिशन फेल। इसरो की साल की पहली लॉन्चिंग फेल हुई है। 15 सैटेलाइट ले जा रहा PSLV रॉकेट भटका। PSLV रॉकेट तीसरी स्टेज में रास्ते से भटका। 15 सैटेलाइट ले जा रहा यह PSLV रॉकेट तीसरे स्टेज में भटका है। तो भारत की इसरो की 2026 की पहली जो लॉन्चिंग थी वो फेल हुई है। सुबह 10:18 पर लॉन्च हुआ था यह सैटेलाइट। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। इसरो का PSLV C62 मिशन फेल हुआ है। इसरो की साल की पहली लॉन्चिंग फेल हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से खबर, जहां पत्नी व 3 वर्षीय बेटे की गर्दन काटकर युवक ने हत्या की है। घटना के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हुआ। मां बेटे की निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घर के अंदर देर रात घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। हत्यारे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घाटमपुर थाना क्षेत्र के सरदेपुर गांव की यह घटना है। घर के अंदर देर रात घटना को अंजाम दिया।
अब इनका मैं पियर पावती दारू और इनका अक्सर की लड़ाई होती मैं भी मैं पी खा के और हम तो हार में पानी खेत में और उनके आए था खाना खा के भाई यार तो भाई आगे पीछे आए थे मैं आती वही उसमें आती अलग आती मैं भी हमसे छोटा हमसे हाँ अब कभी लोग तो पंद्रह दूध डाल की आओ देखे तो सोचे कि करो सब चीज लिया बन जाके तो भीतर के गए दिखे तो मुझे कटी कटी जा रही तो वो अम्मा बताए फिर अम्मा और वो हाथ तुम्हारे गए कि ऐसे सीखे तब तो फिर हम गाँव के आदमी सबको जो बात क्या है अच्छा पका बतावा जब हम कुछ डाले नहीं यहाँ तब का बतावा बच्चा अब हम बाकी इतने अलग रहते अलग लड़का वो अलग बनाती खाती पीने बड़का लड़का का लड़का बड़का लड़का हम अलग बनाती खाती पीने लड़का भी पाली का पल का ये बेटा है 6-7 साल हो गया कितने लड़का बच्चा रहा है बस एक लड़का रहा है किसको किसको चाहता है लड़का का माता का प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर को एक सूचना मिली कि ग्राम शारदेपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे की हत्या कर दी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर एवं अन्य थानों की टीम यहां तत्काल मौके पर आई। फॉरेंसिक टीम भी अभी आ रही है और सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर जो रूबी देवी और उसका एक लगभग 2.5 वर्ष का बच्चा लावांश जिसकी हत्या की गई है वो यहाँ पे उसकी डेड बॉडी है अभी और सारी प्रक्रिया उसमें की जा रही है। और अभी जो उसका पति सुरेंद्र उर्फ स्वामी मौके से फरार है जिसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। घाटमपुर थाना क्षेत्र के सरदेपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर युवक ने अपनी ही गर्भवती पत्नी व 3 वर्षीय पुत्र को बाके से काटकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। जब घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो आनन फानन में घाटमपुर पुलिस सर्किल फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। यही वो घटना स्थल है, यही वो घर है। आपको दिखा दें कि जिस तरीके से एक युवक ने अपनी ही गर्भवती पत्नी व पुत्र की निर्मम हत्या कर मौके से फरार हो गया। पुलिस को जब घटना की जानकारी हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि यही वो सुरेंद्र यादव का घर है, जहां पर घर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कपड़े हैं वो खून से लथपथ पड़े हुए हैं और बाके से काटकर अपनी पत्नी और बेटे को मौके से फरार हो गया। हालांकि अगर जो पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के आला अधिकारी पूरी घटना की जांच में जुटे हुए हैं और वहीं कई टीमें गठित करके आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं। अगर जो बात की जाए पूरा मामला ये कई दिनों से पति पत्नी के विवाद की वजह से चल रहा था, जिसको लेकर के युवक ने बाके से काटकर अपनी गर्भवती पत्नी व पुत्र की निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा क्या कारण रहे, कितने टुकड़े किए गए हैं, ये स्पष्ट बाद में ही हो पाएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एआई के सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुना देते हैं आपको। करेंगे और डिजिटल कार्ड के माध्यम से फिर हम लोग प्रदेश के अंदर इस पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय जब हम लोगों ने 2017 में कार्य करना प्रारंभ किया था तो आप इसी से अनुमान लगा सकते थे कितना चोरी होता था और वो शिकायत भी पब्लिक की ओर से जो थी वो बहुत जायज भी थी। 80,000 फेयर प्राइस शॉप यूपी के अंदर है और मुख्यमंत्री बनने के पहले उस दुर्व्यवस्था को मैंने बहुत नजदीक से देखा था। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया था और एक साथ हमने एक प्लानिंग के तहत
80,000 फेयर प्राइस 100 पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें बरामद हुए थे और 30 लाख राशन कार्ड उन गरीबों के थे जो वंचित थे, जो शिकायत करते थे। लेकिन उन 30 लाख के नाम पर राशन निकलता था और वह राशन बाद में ब्लैक होता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करवाया। हम लोगों ने 80,000 दुकानों के लिए ईपॉस मशीन लगवाई। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से हम राज्य से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आज शिकायत जीरो है, जीरो शिकायत है। ये टेक्नोलॉजी कैसे चेंज ला सकती है व्यक्ति के जीवन में, शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने पिछले 11 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है। याद करिए, पहले शासन की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ जरूरतमंद नहीं ले पाता था। अब छोड़िए, औरों की बात छोड़िए, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांगजनों को जो पेंशन मिलती थी, ये 300 रुपये महीने मिलती थी और 300 रुपये महीने भी उन लोगों तक 3 महीने या 6 महीने में जब पैसा आता था तो उसमें भी कट लिया जाता था, क्योंकि नगद भुगतान होता था या उसका चेक दिया जाता था। चेक काटने के लिए या नगद भुगतान करने के बदले में जो संबंधित बाबू हुआ करता था वह पैसा लेता था। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन ने, डीबीटी ने कैसे चेंज लाया है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम वर्तमान में 1,06,00,000 ऐसे परिवारों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं, 12,000 रुपये सालाना दे रहे हैं और हर तीसरे महीने हम लोग यहां डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से उन सबके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। जनधन अकाउंट ने, डिजिटल ट्रांजैक्शन ने कैसे इसको सरल बनाया है। एक व्यक्ति को उसका 100% लाभ, यानी 100% लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह भी एक उदाहरण है। यानी तकनीक आपके काम को आसान भी कर लेता है। आपकी वेलफेयर की स्कीम का लाभ भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाता है और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास शासन के प्रति जब मजबूत होता है तो योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और वही हम लोग आज वर्तमान में जिस नए एआई इंपैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, ये उसी नए भारत की अगली कड़ी है कि जिसमें भारत अब दुनिया को लीड करने वाला है। उस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक चैलेंज है हम सबके सामने भी। आप दुनिया को देखेंगे, आबादी बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से आबादी बढ़ेगी तो स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में भी उस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होंगी। और उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी जिस राज्य में निवास करती है, उस राज्य के बारे में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने, नीति स्पष्ट है, उन नीतियों को लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है और उस साफ नियत के साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक संवेदनशील, समयबद्ध और जवाबदेह और
तकनीक पर आधारित स्वास्थ्य मॉडल आज काफी हद तक हम देने में उत्तर प्रदेश के अंदर सफल हुए हैं। अभी जब हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे, ब्रजेश पाठक जी यहां पे कह रहे थे कि 17 के पहले क्या स्थिति थी और आज हम कहां पर हैं। और मेरा मानना है कि हर एक क्षेत्र में हमने कुछ किया है तो उसमें और भी कुछ अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। वे अपेक्षाएं, वे आकांक्षाएं जो प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ये उसी से जुड़ी हुई होती हैं। उसमें और अच्छा, और कुछ अच्छा करने हमारे सामने चैलेंज था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। हम उस दिशा में आगे बढ़े। 2017 के पहले निजी और गवर्नमेंट के स्तर पर प्रदेश के अंदर कुल 40 मेडिकल कॉलेज संचालित हो पा रहे थे और आज हम लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाकर के 81 की है। 81 मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर चल रहे हैं। 2 एम्स यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं। जब 2020 में कोविड आया था, कोविड-19 के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 36 जनपद ऐसे थे जिनमें आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। आईसीयू नहीं होंगे तो मिनी आईसीयू भी नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से इससे आगे की स्थिति, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं थी, कलर डॉपलर की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं थे, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे और अन्य क्रिटिकल केयर के लिए भी कोई बेहतर व्यवस्था यूपी के अंदर, लखनऊ को छोड़ दें तो अन्य जनपदों में नहीं थी। कोविड से जुड़ी हुई समस्या के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, देखिए ये अभी जो कोविड आ रहा है, ये फर्स्ट वेव इसकी आ रही है, हमें इसके प्रति सतर्कता और बचाव का उपाय करना है। इसकी सेकंड वेव भी आएगी, याद करना आईसीयू की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन प्लांट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम तैयारी कर सकते तो हमें तैयारी करनी चाहिए तत्काल। भारत सरकार ने सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को खोला। परिणाम था कि हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए। हमने लखनऊ के अपने 3 जो महत्वपूर्ण हेल्थ केयर के सेंटर थे, एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल को इसके लिए तैयार किया कि ये लोग यहाँ पे हर जनपद से जुड़े हुए, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए उन जो भी वहां के चिकित्सक हैं उनको यहाँ पे ट्रेन करें, मास्टर ट्रेनर तैयार करें। जनपद के लिए तैयार हो जाएंगे वे लोग, जनपद की टीम को फिर से वहां पे ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी उस दौरान हम साथ साथ चलाते रहे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने उस समय वर्चुअल आईसीयू भी संचालित हो सकते हैं, लेकिन वह तब जब जिस क्षेत्र के लिए आप इसको जारी कर रहे हैं वहां पे कोई ट्रेन मैन पावर खड़ा हो, उसके साथ उस प्रकार की टीम हो जो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो। और वर्चुअल आईसीयू हम लोगों ने कोविड कालखंड में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित किए। आज हमारे पास इसी प्रकार की सुविधाएं हर जनपद में मौजूद हैं। डायलिसिस की सुविधा भी हर जनपद में मौजूद है, ब्लड बैंक भी हर जनपद में मौजूद है, कलर डॉपलर और अन्य हर प्रकार की वे सुविधाएं हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। और साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दिशा में टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था भी काफी दूर दराज के क्षेत्रों में, मेरा मानना है कि यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम और अच्छा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। और उसी रिजल्ट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज इस दिशा में कुछ नए कदम उठाने प्रारंभ किए हैं, जिस दिशा में मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। खासतौर पर हम लोगों ने जो आज प्रदेश के अंदर कदम उठाए, यानी कोई कल्पना नहीं करेगा कि अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती तो हम लोग उत्तर प्रदेश के जिन 75 में से 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी उसको नियंत्रित नहीं कर पाते। जहां हर वर्ष 1200-1500 बच्चों की मौत होती थी, इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाते थे। आज उसी प्रदेश में आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली किसी भी प्रकार की मौत
जीरो है, एकदम जीरो तक हम लोग को पहुंचाने में सफल हुए हैं। एक फोकस्ड कार्रवाई और सरकार के द्वारा सर्विलांस को बढ़ाने का परिणाम क्या था कि उसको हम लोगों ने पूरी तरह समाप्त करने में, उसको प्रदेश से उन्मूलन करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन आगे क्या, आगे हम क्या कुछ करना चाहते हैं, अभी भी चैलेंज हम सबके सामने है। और परिणाम अभी तक तो आए हैं कि अभी तक जो कुछ भी हमने किया है उसमें हमने मातृ मृत्यु दर को, यानी एमएमआर, एमआर, इन सब में हम लोगों ने सुधार किया, बेहतर सुधार हुआ है। अब यूपी बॉटम में नहीं, नेशनल एवरेज के समकक्ष चला जा रहा है। लेकिन हमें अब उससे भी आगे की एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और इस दिशा में संस्थागत प्रसव में जो यहां प्रदेश के अंदर सुधार हुआ है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे तमाम नेशनल प्रोग्राम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से आज तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन को, ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत के लिए, प्रदेश में पोषण मिशन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, निक्षय यानी टीबी नियंत्रण के लिए निक्षय और एआई टूल से रोगियों और जोखिम क्षेत्रों की पहचान, जो ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन की दिशा में एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए जोखिम भरे हुए उन रोगियों को पहचान करने में मदद करना, कमजोर मोहल्लों का उनको इंडिकेट करना, उनके उपचार और उससे संबंधित जो भी अन्य हमारे आउटरीच हैं, उन सब को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, यह हम सब उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और आज इस दिशा में जो प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो कार्य प्रारंभ किए हैं, यह आप सबके सामने है। खासतौर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, चाहे वह कोविड-19 के दौरान किए गए कार्य रहे हों, वह भी हम सबके सामने है। मेरा मानना है कि एआई का इस्तेमाल आज हमारे लिए यह रिएक्टिव से बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच में यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और उस दिशा में सरकार के द्वारा अभी से स्वास्थ्य सेवाओं को केवल दक्षता नहीं बल्कि उसका पूर्वानुमान होना, उसके पैटर्न की पहचान करना, सेवा के विस्तार की दिशा में एक सशक्त माध्यम भी उसको बनाना, और यह हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लर्निंग हेल्थ सिस्टम की ओर आज हम निरंतर सीखने वाली प्रणाली आज एआई बन गई है, और डेटा से फीडबैक लूप बनाकर बेहतर निर्णय लेना। क्योंकि अक्सर होता था, आज भी हम लोग देखते हैं, और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, जब किसी हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं लेकिन उनके पास बीएसडी तैयार होती है, लेकिन अक्सर होता वो मैनुअल सारा काम होता है, हम उस डाटा को सुरक्षित नहीं करते। और मैं अक्सर कहता हूं कि कोई क्षेत्र विशेष तो होगा जहां पे एक स्पेसिफिक बीमारी से जुड़े हुए ज्यादा मामले आ रहे हैं, जिससे हम कोई फोकस्ड कार्रवाई उस क्षेत्र विशेष के लिए कर सकें। लेकिन डाटा का हमेशा हमको इससे पीछे मिलता है। अगर हम इस बेहतरीन एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डाटा को कलेक्ट करके और फिर उस एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े, मेरा यह मानना है कि इंसेफ्लाइटिस के प्रति हम लोगों की फोकस्ड कार्रवाई ने इंसेफ्लाइटिस से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के बचपन को बचाने में सफलता प्राप्त की है। जैसे तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज को नियंत्रित करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही अन्य बीमारियों के उपचार के लिए भी इससे पहले कि वह महामारी के रूप में हमारे सामने एक संकट खड़ा करे, हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर हमारा कार्य हो सकता है। और इस दिशा में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा से फीडबैक लूप बनाकर बेहतर निर्णय,
बेहतर नीति और बेहतर परिणाम यह सुनिश्चित करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। ये डबल इंजन सरकार आज डबल स्पीड से, स्किल और स्किल से स्पीड तक की अपनी एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रही है। और इसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ, सैमसंग के साथ, उन्नत स्किलिंग कार्यक्रम के साथ अपने यूपी के युवाओं की स्किलिंग के लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाने प्रारंभ किए हैं। इसमें आज मुझे प्रसन्नता है यह बताते हुए कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक नई यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा चुका है, जिसमें 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के अंदर आज विकसित हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। एसजीपीजीआई लखनऊ में मिडटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गौतम बुद्ध नगर में आईआईटी कानपुर एवं फिक्की द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन ड्राइवन इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण का कार्य हो रहा है। आईआईटी कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का काम भी यह प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ को हम याई सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। ये लखनऊ, इस दिशा में हमने तमाम अपने अन्य सहयोगियों के साथ, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी कार्रवाई काफी आगे बढ़ चुकी है और लखनऊ याई सिटी के रूप में विकसित होगा, यह तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने डाटा सेंटर इकोसिस्टम का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हमारे आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मंत्री इस दिशा में उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है। पिछले 11 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश के 55% मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग का काम उत्तर प्रदेश कर रहा है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का निर्माण 60% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और उत्तर प्रदेश आज यहां पे एआई का उपयोग मॉडर्न पुलिसिंग में, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग यूपी एम यानी यूपी मिशन जो लगभग हमारा 2000 करोड़ का होगा, उसको हम अगले 3 वर्ष के अंदर फेज वाइज आगे बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री के इस विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज के अवसर पर हम लोग जब यहां पर इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं और अगले 2 दिन तक इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, मैं अवश्य इस बारे में कहूंगा, यही हमारे लिए सुविधा है, वह हमारे लिए सहायक बनेगा, हमारे कार्यों को आसान बनाएगा, हमारे अप्रोच को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में योगदान देगा। लेकिन हम इस बात को अवश्य ध्यान में दें कि कोई भी तकनीक मानव द्वारा संचालित हो, मानव उसके द्वारा संचालित न हो, इस पर हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए। हमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में वैश्विक शोध का, नवाचार का और एक निवेश का अग्रणी केंद्र स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज यहां पे एआई, सेमीकंडक्टर, मेडटेक, डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज तकनीक का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और भी सुदृढ़ करना ही होगा। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और मानकीकृत डेटा इकोसिस्टम में भी हमें एक नए निवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयास को और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। और एआई का उपयोग केवल हेल्थ केयर में नहीं, बल्कि यूपी एग्रीज में भी हम लोगों ने
इस दिशा में इस कार्य को पहले ही आगे बढ़ा चुका है और देश का पहला राज्य यूपी है जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इन सब को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं और मेरा मानना है कि इसके बेहतर परिणाम भी हम सबको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। आज भारत ने EI की जिम्मेदारी से मजबूती के साथ अपनाई है और उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका के साथ भारत है। सही दिशा, भरोसे और समावेशन के साथ EI स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सटीक और न्याय संगत बढ़ा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा और वह है कि तकनीक जब संवेदना से जुड़ती है, नीति जब नवाचार से संचालित होती है और शासन जब विश्वास पर आधारित होता है, तभी विकास समावेशी बनता है और भविष्य सुरक्षित होता है। आशा है कि हमारा यह सम्मेलन एक व्यवहारिक समाधानों की दिशा में प्रभावी पायलट परियोजनाओं और स्पष्ट समयबद्ध कार्य योजना का मार्ग प्रशस्त करने में सफल होगा। मैं इस EI समिट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही अन्य इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञगण यहां पर उपस्थित हुए हैं, वे सभी लोग हेल्थ केयर में हमें आगे किस प्रकार के कदम बढ़ाने हैं का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी इस तकनीक के माध्यम से प्राप्त हो सके, इस दिशा में हम बेहतरीन रणनीति बना करके उसको एक समयबद्ध कार्य योजना के साथ लागू करने के दिशा में बढ़ सकेंगे। इस विश्वास, इस पूरे कॉन्क्लेव के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय। और अब जो कि राज्य मंत्री IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश हैं, आपसे निवेदन करते हूं कि कृपया आभार प्रकट करें। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अगली अहम खबर है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। कोखराज में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ की घटना सामने आई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ जबकि 3 गिरफ्तार किए गए। तीनों बदमाश गौवंश तस्करी में वांछित थे। पूछताछ में बिहार कोलकाता सप्लाई का खुलासा हुआ है। 4 गौ तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। तो पूछताछ में बिहार और कोलकाता सप्लाई का खुलासा हुआ है। 4 गौ तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। कोखराज में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ जबकि 3 गिरफ्तार किए गए। तीनों बदमाश गौवंश तस्करी में वांछित थे। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ जबकि 3 गिरफ्तार किए गए। अगली खबर कानपुर से है, जहां कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच सेवा और संवेदना की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, आरोग्य धाम परिवार ने उन कर्म योगियों का सम्मान किया है जो हर मौसम में तड़के उठकर समाज तक समाचार पहुंचाते हैं। कम्बल, टोपी, राम नाम का अंगवस्त्र और माला पहनाकर 95 समाचार पत्र वितरकों को सम्मानित किया गया है। समाचार पत्र वितरक समाज हर मौसम में निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। आरोग्य धाम परिवार की ओर से ये हमारा छोटा सा प्रयास है, ये जानकारी दी गई। हम वादा करते हैं कि किसी भी जरूरत में आरोग्य धाम अस्पताल उनके साथ खड़ा रहेगा। आरोग्य धाम परिवार के सदस्यों ने कहा कि जो लोग 12 महीने सर्दी, गर्मी और बरसात में तड़के उठकर समाज तक अखबार पहुंचाते हैं, वो सम्मान के सच्चे अधिकारी हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर हेमंत मोहन, रमा शर्मा, उमा शर्मा एवं सोम
कुमार शर्मा ने समाचार पत्र वितरकों को शुभकामनाएं दी। यह भी घोषणा की कि आरोग्य धाम होम्योपैथिक अस्पताल के दरवाजे समाचार पत्र वितरक समाज के लिए सदैव खुले रहेंगे। किसी भी अस्वस्थ वितरक को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सर्दी के मौसम में आरोग्य धाम के संस्थापक स्वर्गीय आर मोहन जी की प्रेरणा से विगत पिछले 20 वर्षों से भी अधिक वर्षों से हम लोग सर्दी के समय में चाहे टोपी हो, मफलर हो, दस्ताने हो, कंबल हो वितरित करते आ रहे हैं। हमारे जो कर्मयोगी हैं समाचार पत्र विक्रेता संघ के मोनू पंडित त्रिवेदी जी, उनके आग्रह पर पिताजी की स्मृति में हमने डॉक्टर हेमंत मोहन ने, हमारी बहन रमा शर्मा और बहनों सोम कुमार शर्मा जी आज की सर्दी भीषण कोहरे में सवेरे 3 बजे से 5:30 बजे के बीच 95 से अधिक कर्मयोगियों को राम नाम का दुपट्टा, माला और टोपी के साथ कंबल वितरित किए। और वितरक समाज को हमारी संस्थापिका श्रीमती पुष्पा मोहन जी ने कहा कि ये 12 महीने कठिन परिश्रम करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर लखनऊ से हम खबर जहां निलंबित आईएएस अभिषेक पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा। इन्वेस्ट के पूर्व सीईओ अभिषेक प्रकाश एसआईटी जांच घेरे में है। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट में 5% रिश्वत मांगने का आरोप लगा है इन पर। आपको बता दें, निकांत जैन ने एसआईटी पूछताछ में अभिषेक प्रकाश का नाम लिया है। एसआईटी ने एफआईआर में अभिषेक प्रकाश को आरोपी बनाया है। नियुक्ति विभाग से आईएएस का बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी है। रिश्वत देने से इनकार पर प्रोजेक्ट फाइल रोक दी गई थी। सीएम योगी ने तत्कालीन सीईओ अभिषेक प्रकाश को किया था निलंबित। निकांत जैन गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एसआईटी को मिले सबूत से अभिषेक प्रकाश और निकांत के संपर्क की पुष्टि हुई है। लखनऊ से हम खबर आईएएस अभिषेक प्रकाश पर रिश्वतखोरी का आरोप। इन्वेस्ट यूपी के पूर्व सीईओ अभिषेक प्रकाश एसआईटी जांच के घेरे में। और अगली खबर उन्नाव से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम 11:30 बजे ग्राम सुल्तानपुरगंज मुरादाबाद में जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय परशुराम कटियार की जन्म शताब्दी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अरोड़ा रिसोर्ट उन्नाव में सेवा समर्पण समारोह में होंगे शामिल। सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। विकास भवन उन्नाव में विभागीय अधिकारी संघ बैठक भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकासशील व निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी उप मुख्यमंत्री करेंगे। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का